हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारे लेसन 5 कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे। लेसन 6 हमारी एक कविता है जिसका नाम है भगवान के डाकिए। क्या नाम है? भगवान के डाकिए। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है इसके कवि? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए बताया है। ये बताया है कि वे अपना संदेश एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप आसानी से ले जा सकते हैं। किसको बताया है? भगवान के डाकिए पक्षियों को और बादलों को। अभी हम कविता पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में क्या लिखते हैं हम? कवि का नाम, कविता का नाम, अपनी पुस्तक का नाम और इसने कवि ने क्या बताया है। क्या लिखे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 में से भगवान के डाकिए से ली गई हैं। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें उन्होंने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है। अभी हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ये एक महादेश यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप आसानी से आ जा सकते हैं। हम तो उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उन्हें बाँचते हैं। बाँचते हैं यानी कि पढ़ते हैं। कौन पढ़ सकता है उनकी लाई हुई चिट्ठियों को? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। अभी हम इसको ये प्रसंग और ये व्याख्या लिखेंगे। बाँचते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें उन्होंने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। इसे कहा है पक्षी और बादल को। यहाँ हम पक्षियों और बादलों को भी लिख सकते हैं।
अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे जैसा हमने पढ़ी थी। कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। वे एक देश से दूसरे देश एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से आ जा सकते हैं। वे एक देश से दूसरे देश में प्रेम और एकता का संदेश ले जाते हैं। हम उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते, किंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी लाई हुई चिट्ठियों को आसानी से पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ लेते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। अभी दूसरा देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्या कह रहे हैं कि हम तो केवल एक देश की ही धरती का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं वे अपनी पाखों पर यानी कि अपने पंखों पर तैरते हुए, हवा में तैरते हुए एक देश की सुगंध दूसरे देश तक पहुंचाते हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि हमारे देश में नदियों, तालाबों से जब हवा चलती है वो अपने साथ जलवाष्प लेकर कहीं कहीं यानी कि दूसरे देशों में भी पानी बनकर बरसती है। इस कविता से कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? कवि ये शिक्षा देना चाहता है कि हमें प्राकृतिक चीजों से एकता सीखनी चाहिए, जैसे पेड़ों से, पौधों से, पानी से, पहाड़ से। ठीक है, इसमें कवि हमें ये संदेश देना
चाहता है कि हमें भी इनकी तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी हम दूसरे की व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग ये पहले वाला ही आएगा, इसमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसकी व्याख्या लिखेंगे। हम तो गिरता है। इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि हम तो केवल एक ही देश की धरती का अनुमान लगा सकते हैं, किंतु पक्षी हवा में तैरते हुए यानी कि उड़ते हुए एक देश की सुगंध दूसरे देश में फैला देते हैं। देश के नदियों, तालाबों का जल दूसरे देश में बादल बनकर बरसता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें कवि हमें प्राकृतिक चीजों के माध्यम से प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उसका संदेश देता है प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश। ये हमारी कविता कंप्लीट हो गई। आप सभी को इसके ये दोनों सरलार्थ कॉपी में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके।